हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, नवरात्रि का त्योहार स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। तो उसमें वस्तुओं जिस पदार्थ से मिलकर के बनी हुई होती हैं, कुछ पदार्थों के गुणों के बारे में आपको जानना है, और अलग अलग वस्तुएं किन किन पदार्थों से बनी होती हैं उनके बारे में जानना है। हम पिछले कुछ सेशन से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अभी डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, वो है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। तो आपको आपके चारों ओर जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, हम पिछले कुछ सेशन से उनकी एक लिस्ट बना रहे थे कि कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई है। तो अधिकतर अब हम लोगों ने जब उसके बारे में लिस्ट बनानी शुरू की थी, तो हमने आपस में और अपने आसपास अपने पेरेंट्स से, अपने अध्यापकों से चर्चा भी की होगी इस बारे में। तो आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि जो भी वस्तुएं हैं वो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो। और अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनको हमने 3-4 कैटेगरीज में बांट दिया था। हमने उसको 3-4 कैटेगरीज में बांट दिया था। पहले पदार्थ थे बच्चों जो प्राकृतिक और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए निर्मित पदार्थ थे। और नेचुरल जो सब्सटेंस थे वो बच्चों 2 भागों में बांटे जा सकते थे। एक थे बायोटिक यानी कि जैविक, और दूसरा एबायोटिक यानी कि अजैविक। बायोटिक पदार्थ जो थे वो भी 2 भागों में बांटे जा सकते थे। एक थे प्लांट ओरिजिन, जो पादपों से हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, पादपों से जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, और दूसरे प्रकार के जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस कैटेगरी को आपको अलग अलग करना आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे और सब्सटेंसेस की, पदार्थों की, कि जो प्राकृतिक पदार्थ है उनको अलग लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि वुड आपका प्राकृतिक पदार्थ है, सॉइल, वाटर, रबर, कॉटन, रेशम, सिल्क, ये सब प्राकृतिक पदार्थ हैं। और रेनकोट, नायलॉन, अम्ब्रेला, प्लास्टिक, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्लास्टिक से बने हुए पदार्थ हैं। तो जिनको आप मनुष्यों द्वारा निर्मित पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लासिफाई करना सिखाया था मैंने, वर्गीकृत करना, कि जो पदार्थ हैं वो प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है। प्लांट ओरिजिन का मतलब जो नेचुरल तो है लेकिन किसी पौधे के द्वारा हमें मिल रहे हैं, या एनिमल ओरिजिन का मतलब कि किसी जंतु के द्वारा मिल रहे हैं। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि सिल्क क्या है, तो कहेंगे कि एनिमल ओरिजिन से मिलता है हमें, एनिमल ओरिजिन है लेकिन नेचुरल सब्सटेंस है। एनिमल ओरिजिन है लेकिन नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है, हमें प्रकृति के द्वारा ही मिल रहा है, लेकिन कैसा है, एनिमल ओरिजिन है, यानी कि जंतु की सहायता से मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्लासिफाई करना आपने सीखा था। बायोटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, वुड, कॉटन, सिल्क, रबर। एबायोटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, सॉइल, वाटर। प्लांट ओरिजिन सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, वुड, कॉटन, रबर। और एनिमल ओरिजिन सब्सटेंसेस हैं आपके सिल्क। तो उसके बाद हमने बच्चों ये देखा था कि आपके स्टडी रूम में जितने भी मटेरियल्स हैं वो किन किन चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। हमने 3 पदार्थों के बारे में जाना था, लकड़ी, प्लास्टिक और धातुएं। इन 3 पदार्थों के बारे में जाना था कि लकड़ी से मिलकर के कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं, प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं, और धातुओं से कौन कौन सी वस्तुएं बन सकती हैं। और उसके बाद हमने और क्या जाना था, हमने ये जाना था कि जो भी ये बर्तन है, खाना पकाने के बर्तन जो हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स जिन्हें कहते हैं, खाना पकाने के बर्तन यानी कि कुकिंग यूटेंसिल्स। ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं इनका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का या बर्तन का हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का बनाते हैं।
लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने चर्चा करी थी कि जो पहियों के टायर्स हैं वो रबर के बने होते हैं। गाड़ियों के टायर रबर के बने होते हैं, और क्यों बने होते हैं इसका कारण आपको पिछले सेशन में समझाया गया था कि बने होते हैं, मतलब कि जिस काम को करने के लिए जिस प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो उसके क्वालिटी में फिट बैठता है, उसी पदार्थ का यूज करके वो सामान या वस्तु का निर्माण किया जाता है या वस्तु बनाई जाती है। जैसे पहिए के लिए किस तरीके का मटेरियल चाहिए कि फ्रिक्शन होने पर हीट को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब ना करे, बहुत जल्दी कटे फटे ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, और तो उसके लिए रबर जो है वो सुटेबल पदार्थ है। तो इसलिए रबर से ही टायर्स बनाए जाते हैं, रबर से ही पहियों के ऊपर, और उसके अंदर हवा भी भरी जाती है। तो इस तरह से आपने जाना कि जो अलग अलग पदार्थ हैं बच्चों, उससे अलग अलग वस्तुएं बनती हैं, और अलग अलग वस्तुएं जो है वो जरूरत के अनुसार डिसाइड की जाती हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं बनेंगी। अब हम बात कर रहे थे कॉपर की। कॉपर यानी कि तांबा, हम तांबा की बात कर रहे थे। तांबा क्या है? एक प्रकार की धातु है। तांबा क्या है? एक प्रकार की धातु है। और आयरन या स्टील, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की धातु है। प्लास्टिक को आप धातु नहीं कह सकते हैं, प्लास्टिक इंसानों के द्वारा बनाई गई एक मटेरियल है, तो प्लास्टिक को प्लास्टिक ही कहेंगे, और कॉटन को हम रुई कह सकते हैं। तो इससे क्या क्या अलग अलग चीजें बनती हैं? कॉपर से आपके वायर्स यानी तार बनते हैं, वेसल्स यानी कि बर्तन बनते हैं, तार बनते हैं, इससे विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं। आयरन और स्टील से बहुत सारी अलग अलग चीजें बनती हैं, जैसे कि प्लेट्स हैं, वेसल्स हैं, वेसल्स यानी कि बर्तन, इलेक्ट्रिक फैंस हैं यानी कि पंखे हैं, ताले हैं, चाबियां हैं, और शटर्स हैं जो दुकानों में आप देखते हैं खोलने और बंद करने के लिए लगे होते हैं, वो ज्यादातर स्टील के या आयरन के बने होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें अगर आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे तो आप उनको पहचान कर पाएंगे कि ये आयरन से या स्टील से मिलके बनी हुई है। प्लास्टिक से मिलके बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, लेकिन अगर आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे तो आपको कम से कम एक एक वस्तु प्लास्टिक से बनी हुई कम से कम 100 की लिस्ट आप इजीली बना सकते हैं, जो आपके घर में भी आपको दिखाई पड़ेगी, आपके आसपास के स्कूल में भी दिखाई पड़ेगी, कहीं किसी के दूसरे के पड़ोसी के घर जाते हैं तो वहां पे भी दिखेगी। तो यानी कि जो ये पदार्थ होते हैं उनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि लेदर, वुड, इन सब चीजों से भी बहुत अलग अलग तरीके की वस्तुएं बनती हैं। यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं वो आप सबने जान लिया है, पहचानना आपको आ गया है। तो अब इन पदार्थों से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उसके बारे में भी आप जान लेंगे। कल हम बात कर रहे थे कि किसी पदार्थ में जो गुण होते हैं, गुणों के आधार पे भी उनको हम बांट सकते हैं। जैसे अगर कठोरता की बात की जाए तो किसी पदार्थ में यदि कठोरता है तो वो क्या होगी? अगर किसी पदार्थ में कठोरता है तो वो ज्यादातर आप मानेंगे कि वो कोई धातु होगी या प्लास्टिक होगा। अगर जैसे कॉटन है तो कॉटन कठोर नहीं होता, कॉटन क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इसी तरह से टूथब्रश है तो टूथब्रश के जो ब्रशेस होते हैं वो, और टूथब्रश के ब्रशेस होते हैं वो थोड़ा कम कठोर होते हैं और उसका हैंडल थोड़ा ज्यादा कठोर होता है। किस चीज से बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। पेन जो है, पेन को आप दबा करके पतला सा नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको आप फोल्ड हो सकता है, उसका कैप अलग कर लें और नीचे का पेन अलग कर लें, लेकिन आप उसको एकदम से पिचका के नहीं रख सकते हैं, तो मतलब वो कोमल नहीं होता, वो कठोर होता है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये टेक्सचर आप छू करके पता करेंगे। अलग अलग वस्तुएं जो आपने इकट्ठी करी, जिसका लिस्ट बनाया, उनको छुइए और छूने के आधार पे आप डिसाइड करिए कि वो कठोर है या
कोमल हैं, यानी कि मुलायम है या कैसी हैं, मुलायम है या कठोर हैं, उसके आधार पे। फिर एक और आपको मैंने कल बताया था मेटल्स के बारे में कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स ज्यादातर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कि ये ज्यादातर कठोर होते हैं और टूट जाते हैं अगर उनको, मैलिएबल होते हैं, और चमक होती है उनमें, एक अजीब तरीके की चमक होती है, वो मतलब ये आप कह सकते हैं कि वो शाइन करते हैं, उनके अंदर शाइन कर, मतलब वो चमकदार होते हैं। और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा चमक नहीं होती है, बहुत ज्यादा चमकदार नहीं होते हैं, और नेचर में ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि धातुओं में आप एल्यूमिनियम को धातु कहते हैं, कॉपर को, तांबा को आप धातु कहते हैं, चांदी को आप धातु कहते हैं, सोने को आप धातु कहते हैं, और अलग अलग बहुत सारी गैसें हैं, कपड़े हैं, इनको सबको आप धातुओं की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो अधातुओं की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी आप छोटी क्लास में तो आपको केवल दो कैटेगरीज पढ़ाई जाएंगी, एक तो धातु और दूसरी अधातु, मतलब एक जो धातु हो और दूसरी जो धातु ना हो। तो जो धातु नहीं है, वातावरण में उपस्थित बहुत सारी गैसेस हैं, वो भी अधातुओं की कैटेगरी में आती हैं, आपके कपड़े अधातुओं की कैटेगरी में आते हैं, और बहुत सारी चीजें अधातुओं की कैटेगरी में आती हैं। तो जो भी बच्चों, कठोरता को चेक करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक अपना चाबी लेते हैं, की लेते हैं, और उससे अगर उसके पृष्ठ पे, उसके सतह पे अगर आप खरोच के कोशिश करते हैं, तो जैसे कि मोमबत्ती है या कोई सॉफ्ट चीज होगी तो खरोचेंगे तो वो मतलब उसका जो मोमबत्ती का कुछ अंश है वो बाहर निकल आएगा, और जो कठोर चीज होगी उसका कोई भी अंश बाहर नहीं निकलेगा, केवल रगड़ लगेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज कठोर है या अमुक वस्तु कैसी है, कोमल है, नेचर में उसका स्वभाव कोमल है या कठोर है। तो इस तरह से आप मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स कौन कौन से हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हार्ड एंड सॉफ्ट बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस, कठोरता के आधार पे उनको दो सूची आप बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए जैसे कि मोमबत्ती, जैसे कि क्या, मोमबत्ती। और क्या इकट्ठा कर सकते हैं आप, अपना अखबार, जो घरों में पढ़ने के लिए रोज समाचार पत्र जिसको कहते हैं, अखबार, और स्टील का ग्लास या पानी पीने का ग्लास, स्टील ग्लास। और क्या इकट्ठा कर सकते हैं आप, कपड़े। और क्या इकट्ठा कर सकते हैं, स्पॉन्ज, स्पंज। और क्या इकट्ठा कर सकते हैं, स्पंज इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या इकट्ठा कर सकते हैं आप, एक लोहे की रॉड इकट्ठा कर सकते हैं, एक पत्थर इकट्ठा कर सकते हैं, लोहे की रॉड या एक पत्थर। इतनी चीजें अगर आप इकट्ठा करें, अब उसको ग्रुप में करेंगे कि कौन सा सॉफ्ट मटेरियल है और कौन सा हार्ड मटेरियल है। तो इस तरह से ग्रुप बनाया गया है। जैसे इस ग्रुप में से जो हार्ड मटेरियल्स थे यानी कि जो कठोर पदार्थ थे, और जो सॉफ्ट मटेरियल थे यानी कि जो कोमल पदार्थ थे, कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ, तो उनकी एक लिस्ट आप अलग बना सकते हैं बहुत इजीली। जो भी चीजें आसानी से दब जाएंगी वो कोमल कहलाएंगी, और जो दबेंगी नहीं इजीली वो कठोर कहलाएंगी। जैसे स्टील ग्लास, स्टील ग्लास को अगर अपने हाथ में लें आप और पुश करके उसका शेप चेंज करने की कोशिश करें, तो क्या इजीली, आसानी से उसका शेप बदल जाएगा? यदि नहीं तो वो कठोर पदार्थ की कैटेगरी में आता है।
आयरन रॉड यानी कि लोहे की रॉड या जिसको आप सरिया जैसे कोई मटेरियल हो, उसको भी अगर आप पुश करके उसका शेप चेंज करने की कोशिश करें तो क्या शेप चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि वो कठोर पदार्थ की श्रेणी में आता है। उसके बाद स्टोन, हम एक पत्थर की बात करते हैं। अगर पत्थर को आप दबा के, गोल पत्थर को दबा के चिपटा करने की कोशिश करें तो क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसको भी हम कठोर पदार्थ की कैटेगरी में ही डालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों न्यूज़पेपर यानी कि अखबार की। मान लीजिए कोई अखबार आपके घर में आया है, क्या उस अखबार को दबाने पे वो अपना शेप नहीं चेंज करता? अगर आप उसको गोला बनाना चाहें, बड़ा सा बॉल बना दें पेपर का, तो पेपर का बड़ा सा बॉल भी बन जाएगा इजीली। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो सॉफ्ट मटेरियल यानी कि कोमल पदार्थ की कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार से आपके जो कपड़े हैं उनको आप किसी भी तरीके से दबा सकते हैं, तो कोमल पदार्थ की कैटेगरी में आपका कपड़े भी आ गए। स्पंज, आप सबको पता है कि स्पंज बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो स्पंज तो जितना दबाएंगे उस तरफ ही दब जाएगा, तो स्पंज भी सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में आता है। कैंडल यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती को आप दबाने पे हो सकता है तुरंत वो अपना शेप ना चेंज करे, लेकिन अगर फिर चाबी वाला एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि चाबी से उसमें खरोच लगाने की कोशिश करेंगे तो कैंडल का काफी सारा अंश बाहर को आ जाएगा। तो मतलब जो मोमबत्ती है वो भी, मोमबत्ती का मतलब जो उसमें यूज मोम है वो भी कैसी है? सॉफ्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे साबुन, अगर आप सोप की बात करें तो सोप भी किस कैटेगरी में आएगा? हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, सोप भी सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से आप कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थों को भी अलग से पहचान सकते हैं, ठीक है। डू यू नो दैट देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट आर हार्ड बट कैन बी ब्रोकन इजीली? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कठोर तो हैं लेकिन तोड़ी आसानी से जा सकती हैं। मतलब अगर वो कठोर भी हैं लेकिन उसको तोड़ना चाहे तो वो इजीली टूट जाएंगी। द हार्ड सब्सटेंसेस दैट कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन अप्लाइंग फोर्स, लेकिन उस पर क्या लगाना पड़ेगा? तोड़ने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कठोर पदार्थ को तोड़ने के लिए बल लगाना पड़ता है, यानी कि ताकत लगानी पड़ती है, बल लगाना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक छोटी सी पेड़ की डाली का एग्जाम्पल लेते हैं, जो उसको अगर हम तोड़ने लगते हैं तो वो वैसे तो सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है ना, वो अपना शेप नहीं चेंज करती, लेकिन अगर आप उस पर पावर लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, तो वो क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसकी डाली को तोड़ सकते हैं। तो वो कैसी है? कठोर है लेकिन फिर भी टूट जाती है। तो वो कैसे मटेरियल कहलाते हैं? वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस, यानी कि उसकी टूटने की प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। द मटेरियल्स दैट डू नॉट ब्रेक इजीली आर कॉल्ड नॉन ब्रिटल मटेरियल्स। जैसे हम बात करते हैं रबर बैंड की। रबर बैंड कैसा है बच्चों? सॉफ्ट है, लेकिन क्या तुरंत इजीली टूट जाता है? उसके लिए बहुत ताकत लगानी होगी, वो तब थोड़ा सा टूटेगा, लेकिन उतने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो इसके आधार पे अलग अलग, अच्छा एक और चीज आपको पढ़नी है, तो इसका भी लिस्ट बनाएंगे, ब्रिटल मटेरियल्स का और नॉन ब्रिटल मटेरियल्स का। ब्रिटल मटेरियल्स जो इजीली टूट जाते हैं, नॉन ब्रिटल जो इजीली नहीं टूटते, जो आसानी से टूटे, आसानी से टूट जाएं, लेकिन पावर तो लगानी पड़ेगी, बिना बल लगाए नहीं, बल लगाकर। और ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से ना टूटे, जो आसानी से ना टूटे बल लगाने के बाद भी।
तो कुछ ऐसे मटेरियल्स का भी हम लिस्ट बना सकते हैं, जैसे स्लेट है या बर्फ है, कठोर होती है लेकिन बल लगाने पर वो टूट जाता है। जैसे कि कोयला है, कोयला कैसी होती है बच्चों, कोयले के जो कोयला जलाते हैं ना आग बनाने के लिए, तो कोयला कोयला वैसे तो कठोर है अपने स्वभाव में, लेकिन अगर उस पर बल लगाया जाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से बर्फ है, होती तो कठोर है लेकिन अगर उसको चाहें तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से लोहा है और स्टील है, ये बल लगाने से भी इजीली टूटते नहीं हैं। तो ये नॉन ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ हार्ड सब्सटेंसेस हैं जो ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कि जैसे कोई पदार्थ, जैसे रबर बैंड की हमने बात करी ना, हमने रबर बैंड की बात की, तो रबर बैंड क्या है, रबर बैंड को आप खींचेंगे तो वो अपना शेप चेंज करेगा, लेकिन जैसे उस पर बल अप्लाई करना बंद करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो वो दोबारा से अपने शेप में वापस आ जाएगा। द मटेरियल्स दैट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आर कॉल्ड इलास्टिक। जैसे एग्जाम्पल ही ले लीजिए, लास्टिक। लास्टिक क्या होता है, उसको खींचते हैं तो अपना शेप चेंज करता है, लेकिन वापस से वो अपने दोबारा शेप में आ सकता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है इलास्टिसिटी, जिसका एग्जाम्पल आपका रबर बैंड है। इलास्टिक मटेरियल्स में आप कुछ चीजों के नाम लिख सकते हैं। मटेरियल्स while those that do not regain their original shape are inelastic materials। जो इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो अपने शेप को वापस पा सकते हैं, लेकिन जो इनइलास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो अपने शेप को वापस नहीं पा सकते हैं। जैसे कि लाइक्रा क्लोथ्स। अब अगर आप अपने टी शर्ट की बात करें, टी शर्ट की, तो टी शर्ट जिस मटेरियल का बना हुआ होता है, होजरी क्लॉथ का, या जो प्लाजो होता है, या छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो जिन क्लॉथ से बने होते हैं, उनको आप खींचते हैं तो क्या कहते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनको खींचते हैं, आप अपना शेप चेंज करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। या ये क्लॉथ्स जो होते हैं वो आपके बॉडी के आधार पे शेप को ले लेते हैं। पतला आदमी भी पहनेगा तो उसके शरीर पे भी चिपक जाएगा, और अगर मान लीजिए कोई मोटा आदमी पहन लेता है तो उसके भी शरीर पे फिट हो जाता है। जैसे आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी खींचते हैं तो वो क्या करता है, शेप अपना छोड़ता है, लेकिन वापस बल हटाने पर वापस से वो अपने शेप में आ जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपना शेप दोबारा से नहीं पा सकती, जैसे कि लकड़ी को एक बार तोड़ने के बाद, या लकड़ी को आप बल लगाते हैं तो मान लीजिए टूट गई, तो वापस से अपना शेप नहीं पा सकती है। जैसे कि लोहे से बनी कोई भी वस्तु, एक बार अगर उसका शेप चेंज कर दिया जाए तो वो वापस दूसरा अपने शेप में नहीं आ पाएगी तुरंत से। जैसे कि ग्लास एक बार जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा, और अगर शेप बदला जाए तो वो टूट जाएगा, या मान लीजिए गर्म करने के बाद उस पर टेम्परेचर अप्लाई किया जाए, शेप चेंज कर दिया जाए, तो वापस से दोबारा अपने शेप में नहीं आ सकता है। तो ये भी दो कैटेगरीज हैं कि कि फ्लेक्सिबल कितनी होती हैं वस्तुएं, कौन सा पदार्थ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे इलास्टिक मटेरियल्स में आप बिल्कुल रबर को लिख सकते हैं, रबर जो है वो इलास्टिक मटेरियल है, तो रबर से रबर बैंड बनता है। रबर बैंड कैसा है, उसको खींचने में आप वो खींचता है और उसको छोड़ देते हैं तो वापस से वो अपने शेप में आ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सूची बना करके आप समझ सकते हैं बच्चों कि कौन सा इलास्टिक मटेरियल है, कौन सा इनइलास्टिक मटेरियल है, यानी कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो बल लगाने पर अपना शेप तो बदलता है लेकिन वापस अपना शेप वो पा सकता है, और कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो बल लगाने पर शेप या तो चेंज नहीं करते, या चेंज करते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन दोबारा से वो अपने शेप को नहीं पा सकते हैं।
बच्चों, तो पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आज हम सभी ने जाना कि कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिन पे बल प्रयोग करने पर वो टूट जाते हैं, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिन पे बल प्रयोग करने पर वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं पर टूटते नहीं। कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो इलास्टिक हैं, जिनको आप खींचते हैं तो वापस वो अपना जो आकार है वो प्राप्त कर लेते हैं, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो या तो आप खींच नहीं पाते या खींचते हैं तो वो अपना वापस से आकार में नहीं आते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं पदार्थों को पहचानने की। इस चैप्टर में आप लोगों को इतना समझाया गया है। अगली क्लास में हम कुछ और नए गुणों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।